नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल यही कि अमेरिकी बाज़ारों में जो बॉन्ड यील्ड की समस्या निकल करके आ रही है वो भारतीय बाज़ारों को कितना और कब तक परेशान कर सकती है। भारतीय बाज़ारों के लिए अभी अगला सपोर्ट निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, इस सपोर्ट पे अभी खरीदारी करें या फिर से बाज़ार में किसी बड़ी गिरावट की आशंका है। इन तमाम सवालों के साथ साथ आपके जो बड़े सारे सवाल आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे और ख़ास तौर से रेलवे डिफेंस पावर को लेकर के जो तमाम क्वेरीज आ रही हैं इस पर बातचीत होगी। बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं उन पर बातचीत होगी। लेकिन अभी 292 अंक नीचे जो है निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 24,520 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे लो टेस्ट किया है वो 24,509 का है। बड़ा सवाल एक और, क्या 24,500 आज बचा पाएगा निफ्टी, जिस तरीके से गिरावट अब थोड़ी गहराती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा पे शामिल होने के लिए। और अरुण सर से बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा क्या कुछ घटा है अमेरिकी बाज़ारों में, जरा ग्राफिक्स फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। उसके बाद से पूछते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो हमने देखा कि उसमें जो है फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दी। वो 4.58% होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा आपको बता दें बॉन्ड यील्ड बढ़ने से अमेरिका में उधार लेने की लागत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही समस्या जो है वो जापान के बाज़ार में देखने को मिली थी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से निवेशकों में अर्थव्यवस्था पर अब बुरे असर की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज़ी के चलते वॉल स्ट्रीट पर कल हमने देखा कि एक महीने की सबसे बड़ी बिकवाली जो है वो देखने को मिली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स कट बिल को लेकर के भी चिंताएं यूएस मार्केट में देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कल जो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 1.9% गिर करके बंद हुआ। S&P और नैस्डैक में भी बड़ी गिरावट करीब 1.5% के आसपास की देखने को मिली, जो कि एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जिस तरीके से भारतीय बाज़ारों में अब दबाव देखने को मिल रहा है और चिंताएं बढ़ती हुई मूडीज के रेट कट के बाद से ये तमाम स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अरुण सर, आपकी टिप्पणी, पहली टिप्पणी इस पर क्या होगी सर, और भारतीय बाजारों के लिए कितनी बड़ी चिंता है? देखिए, अमेरिका डेट के अंदर या डेट के कारण जूझ रहा है, तकलीफ की बातें चल रही है और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो इस डेट को कम करने के लिए उनकी ये मुहिम चलाई गई थी, जहां पर वो टैरिफ वॉर शुरू किया और टैरिफ वॉर के साथ में भारत पाकिस्तान के बीच में भी एक शॉर्ट 4 दिन का युद्ध हो गया। तो स्थिति मैं ये नहीं कहूंगा गंभीर है, बट बाजार के लिए एक नई तकलीफ का मुद्दा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर अमेरिकी बाजार में कल घबराहट थी। उसका इम्पैक्ट आज एशिया में भी देखने को मिला। और एक चीज जो सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, अमेरिका के ट्रेजरी जो टी बिल्स बोलते हैं उसके सबसे बड़े निवेशक चाइना और जापान हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जब ट्रेजरी बिल का उतार चढ़ाव होता है तो चाइना और जापान के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और फिलहाल ये दोनों देश इसमें नए निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अब स्थिरता नहीं दिख रही है ट्रंप के पॉलिसीज को लेकर। एक आखिरी चीज जो सबके एक खाली डेटा पॉइंट के तहत बताना चाहता हूं, 2 अप्रैल को ट्रंप का ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ था। 3 महीने का उन्होंने उसके बाद समय दिया था। 1.5 महीने देखते देखते कहाँ गए किसी को पता नहीं है और अभी तक टैरिफ कहीं पर भी आकर स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। अभी भी सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर आप लेवल्स की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट 24,500 पे है, उसके आसपास बाजार आकर आज थोड़ा सा सपोर्ट लिया था 24,509 पर। ये अगर टूट जाता है तो आप समझिए 24,000 के आसपास है
और जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट उसके बाद रहेगा वो 23,800 850 के पास है। दो चीज ध्यान में रखिए कि ये जो एक बड़ी जो बूस्ट मिली थी वो सोमवार को मिली थी, जिस दिन एक ही दिन बीएसई का सूचकांक 3,000 पॉइंट बढ़ा था। उस दिन के बाद अगर आप देखें तो बाजार ओवरऑल एक साइडवेज मूवमेंट है, ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन उस दिन का लेवल अभी भी उसी के आसपास बरकरार है। तो कहने का मतलब एक दिन का ये पूरा का पूरा मूव है जो बाजार को पॉजिटिव मूड में ले आया था। उस दिन कई मिसाइल्स शेयर बाजार में भी चले थे, मंदी वालों का मुंडन हुआ था और जो खास करके जो डिफेंस स्टॉक थे उनकी तो क्या चाल थी ये देखने लायक है। और मेरे ख्याल से अपने जो दर्शक हैं जो कोविड के बाद शेयर बाजार में आए हैं, शायद एक सप्ताह में इतनी बड़ी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में उन्होंने आज तक नहीं देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत सारे दर्शक आपसे जुड़ करके सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवालों की झड़ी लगी हुई है। और पहला प्रश्न लेते हैं किशोर पुरोहित जी का। कह रहे हैं नमस्कार सर, गेल इन्होंने लिया हुआ है सर, 190 की इनकी बाइंग है गेल को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी गेल के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो गेल पे जो भाव देखने को मिल रहा है 192 का है, इनकी खरीद 190 की है। 2 रुपये इनके लिए बन रहे हैं, नज़रिया हमें नहीं पता है कि ये शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है इनका, लेकिन आपकी राय यहाँ पर क्या रहेगी? गेल क्या अगर लॉन्ग टर्म का भी नज़रिया हो तो क्या पोर्टफोलियो में अभी रहना चाहिए, और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं गेल में? सर, गेल ने अपना एक बॉटम बनाकर अच्छी चाल दिखाई है। अगर इन्होंने हाल ही में खरीद की है तो ये निवेशित रहें। अगर इन्होंने लेने के बाद बाजार में गिरावट देखी है और अब ये एक अप ट्रेंड में आया है तो कहीं पर निकलने का सोचना चाहिए, क्योंकि नीचे से शेयर में एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है। अगर आप देखें तो इसका लो करीब 150 के आसपास बना था। तो मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने ये शेयर कब खरीदा है। इसके लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो निवेशित रह सकते हैं। अगर लंबे समय से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और अब जाकर कॉस्ट के ऊपर निकला है तो कहीं ना कहीं निकलने का सोचना चाहिए। ठीक, ये राय गेल पर निकल के आ रही है। आरकेएस जी हैं हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं, जिन्होंने कि हीरो मोटो कॉर्प के ऊपर प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं कि परचेज प्राइस इनका जो है वो 4800 रुपये का है, और कह रहे हैं कि ये 6 महीने पहले इन्होंने ख़रीदा हुआ था। 200 रुपये के आसपास क्वांटी 200 रुपये की है, 200 शेयरों की है इनकी। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करें। सर, टू व्हीलर्स पे भी आपका व्यू क्या रहेगा सर? अभी इन लेवल्स पे क्या इनको सलाह रहेगी? आप 4800 पे लिया है, 4200 का भाव है, 6 महीना हो गया वेट करते हुए। सर, ये एक अगर आप टू व्हीलर की बात करें तो थोड़ा सा कंपटीशन टू व्हीलर को देखा जा रहा है ईवी से। एक और लिस्टेड स्पेस में एक कंपनी आ गई है एथर, जिसमें कोइंसिडेंस की बात है कि हीरो भी एक स्टेक होल्डर है, और स्टेक होल्डर छोटा मोटा नहीं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है एथर में। कहीं ना कहीं ईवी की पकड़ मैं ये नहीं कहूंगा बढ़ रही है, लेकिन जो कहते हैं ना कि दिक्कत करने की नौबत पर आ गए हैं ईवी वाले, जो आइस को एक टक्कर दे रहे हैं क्वालिटी, सर्विस, डिपेंडेबिलिटी, प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, ये सब मुद्दे पर जो नए खरीदार है टू व्हीलर के, वो सोच रहे हैं कि अब आइस में जाना चाहिए कि ईवी में जाना चाहिए। जहां तक शेयर का सवाल है, बॉटम बनाकर ऊपर चला है, लेकिन साफ जाहिर है कि इन्होंने कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं रखा। बाजार में अच्छा खासा गिरावट हुआ है 4-4.5 महीने तक लगातार, और कहीं पर भी ये शेयर से निकलने की चेष्टा नहीं किए। अगर निकल जाते स्टॉप लॉस रखकर तो इनको अच्छा खासा मौका मिलता ये पैसा और कहीं निवेश करने के लिए।
फिलहाल इनके लिए राय यही रहेगी कि ये निवेशित रहें और कम से कम अब स्टॉप लॉस लगा ले, जिससे कि गहराई लॉस की गहराई बढ़े नहीं। ठीक, चलिए, तो ये बात जो है हीरो मोटोकॉर्प पे निकल करके आ रही है। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है मुमताज़ अंसारी जी हैं, और ये जानना चाह रही हैं मुमताज़ जी सेल के बारे में। इन्होंने 150 रुपये में लिया हुआ है, 200 शेयर इनके पास हैं। लगा कि अब जो है अगर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें जिस तरीके से होती हुई दिखाई दे रही थी, लगा कि अब थोड़ा सा मेटल पैक में रिकवरी जो है आनी चाहिए। आपको मेटल को लेकर के क्या व्यू निकल के आ रहा है सर? अभी 125 के आसपास सेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुमताज़ जी ने लिया हुआ है सेल को 150 रुपये पे, 25 रुपये के लॉस पे हैं। नज़रिया इन्होंने भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या व्यू रखना चाहिए अभी सेल को लेकर के? विपुल जी, 25 रुपए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 150 रुपए के शेयर में आज ये 25 रुपए नीचे है, वो एक बड़ा परसेंटेज हो जाता है। इन्होंने भी स्टॉप लॉस नहीं रखा। मैं आपके शो के जरिए, उसके माध्यम के जरिए लोगों को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। इसे फॉलो करने की चेष्टा कीजिए, इससे आपको पैसा कमाने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पैसे इधर उधर चले जाएंगे। अब रिकवरी हो रही है, कम से कम अब स्टॉप लॉस रखिए, जिससे कि आप कुछ पैसे बचा सके। इंपॉर्टेंट आपके लिए एक लेवल होगा, जी एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होगा 132 रुपए का। अगर 132 का ये शेयर क्रॉस कर लेता है, तो वहां से थोड़ा सा इसमें एक शार्प मूव आ सकता है। तब तक ये थोड़ा सा साइडवेज चल सकता है, लेकिन ट्रेंड अब कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है। चलिए, ठीक, निवेशित रहिए स्टॉप लॉस के साथ। निवेशित रहिए स्टॉप लॉस के साथ, ये सलाह आपके लिए आ रही है यहाँ पर। और आज जो है हमारे एक दर्शक जो कि 10 बजे के कार्यक्रम से सवाल पूछ रहे हैं, संजय कुमार धीर जी, आयुष वेलनेस के ऊपर सर इनका प्रश्न है, और ये कह रहे हैं सर जी नमस्कार, 111 रुपये 65 पैसे पर इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, और अब ये राय जानना चाह रहे हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। आज अगर हम देखें तो इस शेयर में करीब 1-1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 7-8 रुपये इनके बन रहे हैं, और 2% की तेज़ी है 119 के आसपास की। अभी जो है एक महीने के अंदर ये शेयर 49% चल चुका है। क्या करना चाहिए इनको? जब इस तरह की रैली आती है थोड़ा डर भी लगता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? हर दिन इसमें अपर सर्किट लगा है, 27 मार्च से लगातार हम देख रहे हैं मजबूती बनी हुई है। विपुल जी, एसएमई का शेयर है। एसएमई में कुछ हद तक जो बोलते हैं फंडामेंटल्स काम नहीं करते, टेक्निकल्स काम नहीं करते। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर शेयर ऑपरेटेड होता है, बट अक्सर देखा गया है कि जब इसमें एक तरफा चाल हो, ऊपर का या नीचे का, इंटरेस्टेड पार्टीज ये टाइप का प्राइस मूवमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आपको इस टाइप का प्राइस मिला है और छोटा मोटा गेन हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले शेयर में गिरावट भी बड़ी देखने को मिली थी, तब जाकर 50% बढ़ने के बाद में भी आपको कुछ ज्यादा रुपए नहीं बन रहे। तो कहीं ना कहीं निकलने का सोचिए। आपके कम से कम लॉस रिकवर हो गया, ये आप गनीमत समझिए। जी, चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं पुनीत पटेल जी। पुनीत पटेल जी जानना चाह रहे हैं सर पीएफसी के बारे में, और ये कह रहे हैं कि 250 शेयर इनके पास पीएफसी के हैं 418 के भाव पर। 418 रुपये की इनकी खरीद है, पीएफसी को इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अभी अगर हम देखें पीएफसी का शेयर 406 पर चल रहा है, 418 पे इन्होंने लिया हुआ है। 12-13 रुपये का नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ पीएफसी पे। पीएफसी हो, आरईसी हो, उस मतलब थोड़ी सुस्त चाल हो गई है सर। क्या वजह है पावर शेयरों में इतनी सुस्ती की आप? सर, यही फर्क है इन कंपनी का विश्लेषण में। ये पावर शेयर नहीं है, ये पावर क्षेत्र को फाइनेंस करते हैं।
ये भी एनबीएफसी है। और पावर क्षेत्र में जो निवेश होता है, जो पैसा लिया जाता है, वो पीएफसी और आरईसी। और इंसिडेंटली ये भी बता दूं कि आरईसी में बड़े हिस्सेदारी पीएफसी की है। तो ये फाइनेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसी हैं जो पावर क्षेत्र को पैसा देते हैं। तो पावर से रिलेटेड डायरेक्ट इसका आप की तुलना न करें। कल इसके नतीजे आए थे या परसों नतीजे आए थे, और कल इसका एनालिस्ट मीट बंबई में हुआ था। तो प्रदर्शन अच्छा है पीएफसी का, और ऐसा लगता है कि नतीजों के बाद में इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है। आज क्योंकि बाजार का टोन खराब है, तो ये उम्मीद नहीं करनी, लेकिन मीडियम टर्म में ये शेयर का ये पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबके बीच में अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है विष्णु सोनी जी की तरफ से, और कह रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को लेकर के कह रहे हैं कि बता दीजिए, 3 महीने का व्यू है। कह रहे हैं मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ, एक्साइड पे क्या करना चाहिए सर? बहुत सारी स्टोरीज रही कि ईवी की स्टोरी है, फिर ये हुआ कि अभी ऑटो शेयरों में रिकवरी आएगी तो भी चलेंगे, पर अभी क्या करें? मतलब उस तरीके की रिकवरी नहीं रही जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? और इनका व्यू भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इनका व्यू 3 महीने का है। तो देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसको शेयर ने 3-4 दिन पहले छुआ था, 200 डे एवरेज, जो एक रेजिस्टेंस बनता है जब शेयर 2-3 महीने लगातार नीचे रहने के बाद ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक कर रहा है, ये पूरा करके इसमें मूवमेंट आ सकती है। 95,397 का एक लेवल है जिसे इसे पार करना होगा, तब जाकर आपको इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा। बहुत दूर नहीं है लक्ष्य। लग रहा है कि शेयर अप ट्रेंड में वापस आया है। अब क्योंकि 200 डे एवरेज को हिट किया है, ये शेयर थोड़ा सा एक पुल बैक कर रहा है, लेकिन वापस ठीक हो जाना चाहिए। ठीक सर, चलिए ये बात निकल करके आती हुई अगली कंपनी पर डिस्कस करते हैं, और वो है सोनम शर्मा जी का प्रश्न आया है हमारे पास। कह रहे हैं सर जीआरएससी के बारे में कुछ बताइए। जीआरएससी को लेकर के इनका प्रश्न है सर, अभी जीआरएससी पे क्या व्यू रहेगा आपका? आज इस गिरते बाजार में 8% ऊपर है और लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए चार्ट जो है क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 2672 2673 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जो है 2700 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया, तो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ। सर जीआरएससी पे क्या करें सर? आज डिफेंस शेयरों में दोबारा मूव देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट चीज चार्ट पे ये है कि ये एक सीमित दायरे में 5-7 दिन चला और इसने न्यू हाई बना दिया उस मूव को ब्रेक करके। तो क्योंकि ये शेयर नए जोन में है, अब इसके नए टारगेट्स 4-5 दिन के मूव के बाद ही तय हो सकते हैं। आप जो पिछला टॉप है उसको एक स्टॉप लॉस रखकर उसके 5-10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक सर। सर इसी पे जरा आप जीआरएससी की तेज़ी के साथ साथ मझगांव भी जरा अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिए सर। कुछ एक डिफेंस शेयरों पर जरा फटाफट बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है। अभी अलग अलग नाम से डिस्कशन करने से अच्छा है कि हम इसको डिस्कशन में ले आए। ये भी एकदम से इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ हो सकता है कोई खबर आने वाली हो यहाँ पर, जिस तरीके से एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सभी में इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए 3492 का लेवल देखने को मिल रहा है। मझगांव डॉक क्या लग रहा है सर? मझगांव डॉक में क्या अब ये अपने काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है 52 वीक हाई के? सर ये भी फ्रेश ब्रेकआउट देकर ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप कोचिन शिपयार्ड की बात करें जो तीसरा शेयर है, उसमें उस टाइप की चाल नहीं मिली है जो गार्डन रीच और मझगांव में आया है। उसमें जगह बन सकती है और जाने के लिए। तो अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं कोचिन में, ये कह रहे हैं ना सर? सर थोड़ी बहुत ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी 2 शेयर सेक्टर के बहुत तेज बढ़े हैं और ये लैगार्ड है, इसमें स्टॉप लॉस लेकर एंट्री रखिए और उम्मीद कीजिए कि इसमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिले।
ठीक। इसी की एक कंपनी है जो मतलब जिसने भी और अंडर परफॉर्म किया है, वो है SCI शिपिंग कॉरपोरेशन सर। और शिपिंग कॉरपोरेशन पे जो है क्या व्यू होगा? आज काफ़ी ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है, 8% ऊपर है और 196 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। क्या ये जो है अब यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या फ्यूचर में? तो देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन शिप चलाती है जो बेसिकली अगर आप कहें माल ढोने का काम करती है। उसके कोई शिपयार्ड नहीं है जहां पे शिप का उत्पादन होता है, तो उसको आप मझगांव, कोचीन या गार्डन रीच से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जो मूवमेंट है या कंपनी का प्रदर्शन होता है स्टेट मार्केट से कनेक्टेड है। और जब से ये ट्रंप की टैरिफ वॉर शुरू हुई है, ये मार्केट में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। दूसरा, जो कुछ जगह युद्ध जैसी स्थिति है उसको लेकर भी फ्रेट मार्केट डिस्टर्ब्ड है। तो दोनों को कंपेयर न किया जाए, लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन एज ए कंपनी इसमें कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म में इंप्रूवमेंट प्राइस का देखने को मिलना चाहिए। ठीक सर। चलिए, इस बीच रवि जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी को नमस्कार। नमस्कार सर, जय सिया राम। जय श्री राम सर। रवि जी कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे सर, क्या बात कर दी आपने सर। लगभग 4-5 दिनों से मैं आपका शो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और सिर्फ पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। अरे सर थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं रवि आप? सर गुजरात में हिम्मतनगर है। हिम्मतनगर, उसके बिल्कुल। पास 50 किलोमीटर दूर एक भिलोड़ा नाम का है, वहाँ रहता हूँ। चलिए, तो वहीं के रहने वाले हैं या वहाँ जॉब वगैरह कर रहे हैं? मूलतः मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन अब हमारे यहाँ पिताजी की किराने की दुकान है भिलोड़ा में। अच्छा। और यहाँ पे ही पास में ही एक गांव में टीचर हूँ मैं, गवर्नमेंट टीचर। ओह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमारी तरफ से नमस्कार। वो लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? और हिम्मतनगर में चैनल को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम भी कीजिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल। इसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर किया करूंगा हर शो को। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सवाल क्या है सर आपका? इरकॉन पे है? हाँ जी सर, इरकॉन मैंने 138 के भाव से लिए थे, 724 शेयर लिए थे जी। और 1111 के भाव से CDSL के मैंने 90 शेयर लिए थे। 2 महीने हो गए। पर तो फिर इरकॉन के क्या बताया सर? एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। इरकॉन पे क्या आपने बताया, कितने कितने पे लिए हैं? 138, 138, ठीक है, 138 पे लिए हुए और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको? शेयर लिए थे। कितने सर? उसमें मैंने 724 शेयर लिए थे। हाँ हाँ, ठीक है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर मैं होल्ड तो कर सकता हूँ, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं, पैसों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो रवि जी का मैं शो देख रहा था आपके साथ, जी। तो उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट ले लीजिए। फिर आज मुझे लगा कि 185 पे आने के बाद कुछ ज्यादा ही नीचे जाएगा, तो उसकी वजह से मैंने फिर अभी 185 पे अभी करंट बेचा है। अच्छा, यहाँ से निकल गए आप? जी निकला हूँ। तो उसको ही मुझे वापस बाय कब करना चाहिए? वापस कब खरीदना चाहिए? ठीक है, एक तो इरकॉन दोबारा कब खरीदना चाहिए, पहला सवाल है आपका। दूसरा, CDSL किस रेट पे ले रखा है आपने? 1111 में मैंने बाय किए थे 90 शेयर। तो उसको मुझे कितने मतलब उसमें क्या करना, और ऐड करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए? 1111 पे लिए, 1458, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट होते रहे। पहले सर ये एक इरकॉन में दोबारा एंट्री लेने की कोशिश करना चाहते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 138 पे लेकर के 185 पे आज जो चल रहा है भाव 2.5% नीचे, उस पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। आपकी राय क्या रहेगी? दोबारा फ्रेश एंट्री के लिए कौन से लेवल ठीक रहेंगे? इसमें एक फ्रेश एंट्री का लेवल 165 रुपए के आसपास एक लेवल बनता है और दूसरा लेवल 157-58 का बनता है। ये लेवल का ये मतलब नहीं है कि ये भाव आने ही चाहिए, बट यहां पर आप एक नया निवेश करके ट्रेड कर सकते हैं। जिस भी भाव में आप खरीदें वहां से 7-8 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। जी। सर अगर आपका फेवरेट कोई रेलवे काउंटर है क्या? इरकॉन में एंट्री लेनी चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो किसी और में भी एंट्री ली जा सकती है? कोई है सर आपका फेवरेट?
सर इरकॉन एक अच्छा काउंटर जी। है, और दूसरा रेलवे पैक में जो मुझे अच्छा लगता है वो है आरवीएनएल। RVNL। मैं उसके चार्ट देखकर आपको भाव अलग से जी ठीक है सर, उसके भाव पे हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन तब तक इनका ये सवाल CDSL को लेकर के ले लेते हैं। CDSL में इनके 300 रुपये बन रहे हैं, करीब 1100 समथिंग पे इन्होंने लिए हुए हैं, 1457-58 पे चल रहा है। काफ़ी अच्छा मूव बीते कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है। करीब एक महीने में 11% की रैली CDSL में रही है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, अब ये जानना चाह रहे हैं कहाँ पर इनको एग्जिट करना चाहिए? देखिए, इनके पास दो उपाय हैं सीडीएसएल के लिए। ऐसा लग रहा है कि NSDL उसका आईपीओ जल्द आती सेबी के वेबसाइट के ऊपर, उसके आईपीओ के तहत। तो हो सकता है इसका आईपीओ जून के महीने में आ जाए। अगर ये तब तक इसको जी होल्ड करते हैं तो जब आईपीओ आएगा तो इसके अंदर में एक शार्प अप। दूसरा इनके पास उपाय है कि ये अगर अभी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जुबिलेंट फार्मोवा आज हमने सुबह 10 बजे के शो में डिस्कशन में लेकर के आए थे, और ये इंट्राडे में जो है इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आपको बता दें यहाँ पर जो है करीब जो है 1015 का स्टॉप लॉस दिया गया था, 1045 का टारगेट आपको दिया गया था पहला, और 1070 का दूसरा टारगेट। प्रदीप हल्दर जी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, और इंट्राडे में ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। काफ़ी शानदार मूव जो है यहाँ पर देखने को मिला हुआ है जुबिलेंट फार्मोवा में। और अभी देखें तो जो है करीब 5.5% ऊपर 1048 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो 1045 का पहला टारगेट था, ये टारगेट अचीव हो गया है, और अभी 1048 के आसपास ट्रेड करता हुआ। दूसरा 1070 का टारगेट है, जिनकी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, आपने लास्ट में क्या बोला सर? सीडीएसएल के ऊपर लास्ट में ये कहा था कि आईपीओ आने की उम्मीद है एनएसडीएल के जून के महीने में। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके कंपैरिजन में इसकी तुलना की जाए तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट आज बुक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं अनुराग शर्मा जी, सर ये कह रहे हैं कि आरवीएनएल को लेकर के अभी आप बात कर रहे थे, कह रहे हैं आरवीएनएल में एवरेज कर सकता हूँ क्या करंट लेवल पे? तो क्या एवरेज करने के लिए ये लेवल सही होंगे सर अभी आरवीएनएल के अंदर, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी अभी फिलहाल करंट लेवल की ओर देखते हुए आरवीएनएल पे? सर अगर आप देखें तो ये जो युद्ध विराम जो हुआ है, सीज फायर भारत पाकिस्तान में, वहां पे ये लो बनाया था 317 रुपए, और वहां से करीब करीब 100 रुपया बढ़ गया है। अगर आप फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग के तहत इसमें घुसना चाहते हो तो करीब 400 रुपए के आसपास करना चाहिए, क्योंकि ये मूव 100 रुपए का बड़ा शार्प हुआ है। इमीडिएटली एंटर न करके एक छोटा सा करेक्शन के बाद एंटर करें तो आपकी अपॉर्चुनिटी कमाने की बढ़ जाएगी। जी चलिए अंकिता जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रही हैं। अंकिता जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अंकिता जी, कैसे हैं आप? जी जी हम एकदम ठीक ठाक। थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू जॉइन यू ऑन योर शो। अरे मैम आपका कार्यक्रम है मैम, बताइए क्या प्रश्न है? और ये रवि जी का प्रश्न हटा दीजिए जी। अंकिता जी का सवाल आ गया स्क्रीन पर। सुजलॉन ले रखा है मैम आपने? जी जी मेरे पास 770 शेयर्स हैं सुजलॉन के, लास्ट ईयर खरीदा था, और उनका एवरेज कॉस्ट है 75.39। अब वो ऑलरेडी गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब वो और मतलब 60.94 है। तो मेरे लिए क्या सलाह है? शुड आई सेल इट, एवरेज कर लें कि फ्रेश एंट्री करें इसमें? अब अभी तो धैर्य की, पेशेंस की परीक्षा ले रहा है सुजलॉन, और ये 62 का एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 62 कब मजबूती के साथ तोड़ेगा। पूछते हैं अरुण सर से क्या करना चाहिए। सर 75 पे लिया हुआ इन्होंने, और बहुत लोग हैं ऐसे सुजलॉन के ऊपर सवाल पूछने वाले कि अब क्या करें, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्या एग्जिट करें, बने रहें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुजलॉन को लेकर के अभी? विपुल जी, ये शेयर अगर आप याद करें तो जब इसका राइट्स इश्यू आया था तो इसका भाव सिंगल डिजिट में हो रहा था, और मैंने आपके शो पर लोगों को कहा था कि
शेयर होल्डर के लिए राइट्स होता है, लेकिन निवेशक शेयर बाजार से भी खरीद सकता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में एक शार्प मूव देखना चाहते हैं तो ये एक कंपनी है। उस समय जो ये शेयर चला 5, 6, 7 रुपए से 70, 80, 90 रुपए तक, ऐसा लगा कि रबड़ की तरह, इलास्टिक बैंड की तरह नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। तब लोगों को वापस मैंने कहा था, भाई बेच के निकल जाओ, बहुत हो गया, इससे ज्यादा उम्मीद न करो। लेकिन जो चीज बिकती है कोई खरीदता भी है। तो अंकिता जी शायद ऐसे एक निवेशक लगते हैं जिन्होंने उस बढ़ते हुए बाजार में शेयर खरीदा, और इन्होंने एक छोटी सी गलती की कि स्टॉप लॉस नहीं रखा कहीं पर भी, और अब करीब साल भर हो गया है और ये शेयर गिरावट में है। और गिरावट के बाद जो थोड़ा रिकवरी होता है वो बहुत छोटा होता है, इनका खरीद नहीं आता है। अब कहीं ना कहीं अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए जिससे कि आपका लॉस नहीं गहराए। और जो एक अपॉर्चुनिटी लॉस होती है वो भी एक बड़ी लॉस है शेयर बाजार में, क्योंकि आपका पैसा लिमिटेड होता है। मेरे ख्याल से एक जो इनके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 56-57 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जिससे कि अगर उसके नीचे शेयर जाता है तो इन्हें निकल जाना चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं कृष्णा जी, वो कह रहे हैं कि सर करंट लेवल से एचएल क्या होल्ड किया जा सकता है, टारगेट क्या रहेगा? तो एचएल को लेकर के सर प्रश्न है यहाँ पर, और एचएल में भी काफ़ी अच्छा मूव रहा, 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अगर फ्रेश बाई करना हो तो क्या अभी भी गुंजाइश है? और दूसरा, अगर जिन लोगों ने ले रखा है क्या अभी होल्ड करना चाहिए एचएल? तो देखिए करीब करीब पिछला हाई जो बना था उसके आसपास, ये जो जून जुलाई 2024 में, उसके आसपास ये शेयर पहुंच गया है। क्रॉस नहीं किया है, थोड़ा सा बाकी है। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग इतने शार्प रैली के बाद में बिना पुल बैक के नहीं करना चाहिए। अगर आप निवेशित हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ अपना निवेश जारी रख सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग न करें। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका सवाल लेते हैं। और यहाँ पर जो है अगला सवाल जो हमें भेजा गया है वो ओएनजीसी को लेकर के है कि ओएनजीसी में भी क्या करना चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं ऑल इन वन, इन्होंने ले रखा है और 305 के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। जानना ही चाह रहे हैं कि अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। सर ओएनजीसी पे क्या व्यू होगा? सर आपका रिजल्ट्स भी आए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर गिरते हुए कच्चे तेल के दाम ओएनजीसी के लिए एक नेगेटिव है, और जैसे सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने में कच्चे तेल के दाम काफी गिरे हैं। ये ओएनजीसी के लिए काफी बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव होते हैं उस हिसाब से इसका जो उत्पादन होता है वो कंपनियों को बेचता है, घरेलू कंपनियों को या और जो कंपनियां इससे कच्चा तेल खरीदते हैं। चार्टिकली अगर आप देखें तो शेयर ने एक बॉटम बनाकर ऊपर चलना शुरू किया है, और फिलहाल 200 डे एवरेज के एकदम नीचे आकर खड़ा है। कहीं ना कहीं इसमें 4-5 रुपए का भी अगर मूव बढ़कर सस्टेन हो जाता है तो 200 डे एवरेज को क्रॉस कर लेगा, जहां पर इसमें उम्मीद जताई जा सकती है कि ये शेयर में शार्प अप मूव देखने को मिले। तो क्योंकि आपको कुछ लॉस हो रहा है और 200 डे एवरेज पे शेयर खड़ा है, कुछ वेट कीजिए, इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है अगली प्रश्न पर आते हैं। वोल्टैम्प को लेकर के हमारे दर्शक हैं चक्रधर अधिकारी जी, माफ़ कीजिएगा, हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं, और इनका प्रश्न आया है वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि 6 शेयर 10,000 रुपये के भाव पर 1 साल से हैं। तो अब तो काफ़ी लॉस में है आप, काफ़ी लंबा समय भी हो गया होल्ड करते हुए, 1 साल हो गए हैं सर। 60,000 रुपये का निवेश जो है
अब इनका 48,000 के आसपास रह गया, 48-50,000 जो भी हो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इनके लिए? अब क्या करना चाहिए? 8,355 का रेट है, करीब 54 रुपये की गिरावट आज देखने को मिल रही है। देखिए सर, इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, ट्रांसफार्मर की जबरदस्त डिमांड है विश्व भर में, भारतवर्ष में भी, और इस प्रोडक्ट के लिए काफी बड़ा एक वेटिंग पीरियड भी चल रहा है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, बट शायद इन्होंने चेस करते समय ये शेयर लिया था, इसके लिए ये थोड़े फंसे हुए हैं। कुछ राह देखनी चाहिए, वेट करना चाहिए कि प्राइस इंप्रूव हो जाए, यही इनके लिए सलाह रहेगी। ये सलाह आपके लिए है। गुंजन जी का सवाल आया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के, कह रही बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, प्लीज़ एडवाइस। सेंट्रल बैंक का 500 शेयर हैं, 46 के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और अभी जो है भाव देखने को जो मिल रहा है सेंट्रल बैंक में वो 36-37 रुपये के आसपास सर बीच में ट्रेड कर रहा है, और इनकी खरीद 46 की है। कब आएगा सर पीएसयू बैंक का टाइम? पावर में भी सुस्ती है, एक पीएसयू बैंक, दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि मतलब जो है जो लोग फंसे हुए हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इनके लिए? सर, लोगों को रणनीति बदलनी पड़ेगी, भाव देखकर, सेक्टर को देखकर, भेड़ चाल देखकर शेयर में घुसना नहीं पड़ेगा। या तो जिस एक्सपर्ट पे आपको भरोसा है उसके बोलने से निवेश करिए, और वो जब कहता है स्टॉप लॉस यूज करिए तो उसे फॉलो कीजिए। अब ये बैंकों में जब ये एक तेजी आई थी तो एक तरफा लोगों ने इसमें निवेश किया, और जब गिरावट आई तो बोले कि कल सुधर जाएगा, होल्ड करते रहिए। तो बाजार में आप देखिए गिरावट वापस आने के बाद में एक थोड़ा सा अप ट्रेंड आया था, 50 रुपए 52 रुपए तक, माफ कीजिए 60 रुपए तक शेयर गया था। बट जब शेयर ऊपर जाता है तो निकलना नहीं है किसको। तो अब जो है समय लगेगा, और इतना बड़ा लॉस बुक करने को भी किसी को एडवाइस करना तकलीफ होता है कि लॉस बुक करके निकल जाइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये टिप्पणी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लिए लेकर के निकल के आ रही है। और तो गुंजन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। इस बीच धीरज गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों को नमस्कार, आई एम फ्रॉम कानपुर। अरुण जी बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो ये सर इनका कहना है, और कहना है कि M&M फाइनेंशियल के 3 शेयर इनको जो है राइट इशू में मिले हैं, इनको सेल करें या फिर और भी परचेज कर सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। तो सर अभी जिनके पास M&M फाइनेंशियल के राइट इशू में अप्लाई किया था इन्होंने, और उसमें इनको 3 शेयर मिले हैं, तो उसमें बने रहें या फिर जो है इसको बेच दें, इसको लेकर के असमंजस है इनके मन में। आपकी सलाह क्या रहेगी M&M फाइनेंशियल को लेकर के? सर, मुझे पक्का याद नहीं है ये राइट इश्यू क्या भाव में आया था। मेरे ख्याल से 200 रुपए के नीचे 160-170 रुपए के आसपास का था। वहां से तो शेयर काफी ऊपर चल रहा है। तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए, बट राइट इश्यू में एक तरीका होता है ट्रेड करने का। एक रणनीति ये बनानी चाहिए कि आपको जो राइट मिलता है आप उसमें एडिशनल अप्लाई कीजिए, और जो भी आपको एडिशनल अलॉट होता है उतने शेयर आप बाजार में, अगर आपके पैसे बनते हैं तो बेच दें। उससे आपकी एवरेज खरीद की कीमत कम हो जाती है बाकी शेयरों की, क्योंकि राइट शेयर और पुराने शेयर वो दोनों के दोनों एक ही वेटेज पे होते हैं, कोई उनमें फर्क नहीं है नए पुराने शेयर में। तो अभी सर 194 पे आया था ये राइट इशू, 254 का भाव है, क्या करें फिर? अभी के लिए क्या करना चाहिए? सर, जो राइट जितने शेयर मिले थे उतने थोड़ा बेच के मुनाफा कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर वो शेयर 20-25 रुपए नीचे आता है, क्योंकि एक शार्प मूवमेंट हुआ था एक्स राइट होने के पहले, ये शेयर आप देखिए 234-35 से बढ़कर ऊपर में ये 270 रुपए तक गया था।
ये आप समझिए राइट इश्यू का एक्स राइट होने के पहले, तो कहीं ना कहीं ये गिरावट अगर आती है तो जो ये शेयर बेचते हैं 30-40 रुपए नीचे इनको वापस मिल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल कर के आती हुई। और इस बीच अरुण सर, आज की थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत रही जो है आपसे बातचीत करने में। आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस विशेष दिन जुड़ करके तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सर। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब पंकज रंडाट जी जुड़ चुके हैं आपके आगे के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली टिप्पणी सर मार्केट को लेकर के ही क्या कहेंगे सर, आज बचा पाएगा 24,500? थैंक यू वेरी मच विपुल जी एंड गुड आफ्टरनून सर। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है ये काफी डाइसी स्ट्रक्चर है। यहाँ से जिस तरीके की गिरावट मार्केट के अंदर देखने मिली और ये प्योरली इम्पैक्ट जो है वो अमेरिकन मार्केट से आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और जिस तरीके की एफआईआईज की जो सेलिंग हम लोगों को कल विटनेस हुई है वो एक थोड़ा सा एक मेजर फैक्टर है। लोकल क्यूज वैसे अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड का जो एपिसोड हम सब लोगों ने विटनेस किया कि कल यूएस ट्रेजरी ने 16 मिलियन का एक 20 साल का बॉन्ड यील्ड बेचने के लिए निकाला, बॉन्ड्स बेचने के लिए निकाले थे, बट कोई बायर ही नहीं मिला उनको। ये सिचुएशन है, तो थोड़ा सा एक डर और खौफ का माहौल है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि 500 टूटने में बड़ी देर नहीं होगी। अगर आज के दिन में अगर 500 टूट जाएगा तो मुझे लगता है कि 80-90 पॉइंट तक की एक स्ट्रीट फॉल यहाँ से और भी विटनेस हो सकता है जी। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक गुप्ता जी, और वो सर आपसे पूछना चाह रहे हैं एमएनएम के ऊपर। कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे एवरेज करनी चाहिए या फिर लॉस बुक करना चाहिए। इन्होंने 3155 पे लिया हुआ है, 3155 पे 12 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं और एवरेज के लिए कंफ्यूजन में है कि एवरेज करूं या फिर लॉस अपना बुक कर लूं। ऑटो में क्या रिकवरी की उम्मीद है, खासतौर से एमएनएम पे क्या टिप्पणी रहेगी सर? अभी इन लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए सर? देखिए, जो 3000 के आसपास अभी फिलहाल चल रहा है, एवरेज की सलाह तो नहीं देंगे, लेकिन होल्ड करने की जरूर सलाह रहेगी। देखिए, कंपनी काफी अच्छा जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है काफी अच्छा लग रहा है मार्केट के अंदर। 1-2 दिन की गिरावट तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ी सी गिरावट परसिस्ट होते हुए दिखी है, जो अभी विवैप को टच करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस आप 2850 रुपए का 2950 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशन को होल्ड रखें।